डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए फिर से यूपी स्पेशल जीके लेकर आए हैं। आप किसी भी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए जीके प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अगर आप होम गार्ड, यूपी कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपको टोटल 20 सेट हम आपको कराएंगे, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए देर किस बात की, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, कल्याणी। कल्याणी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है आपको बताना है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोस, हिंडन, ये सारे जितने हैं सहायक नदी है। ठीक है, कल्याणी नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ठीक है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है आपको बताना है क्या, रप्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रप्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल कौन सा है। सबसे ज़्यादा नलकूपों से कहाँ पर सिंचाई किया जाता है, किस क्षेत्रफल में, तो बोलिए उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है। देखिए शुक्रताल की अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, शुक्रताल मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। देखिए यहाँ पे फुलहर झील की बात यहाँ पे हो रही है, तो फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद पर स्थित है, पीलीभीत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत। तो आप लोग लगा लीजिए भाई, पीलीभीत करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए रामगढ़, गोरखपुर, मानसी गंगा, मथुरा, लक्ष्मीताल, झांसी, मदन सागर, महोबा, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही सुमेलित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी कि सभी सही है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, सभी सही है। रामगढ़, गोरखपुर, ठीक है, मानसी गंगा, मथुरा बिल्कुल सही है, लक्ष्मीताल, झांसी ये भी सही है, मदन सागर, महोबा ये भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है। भाई मानव निर्मित झील कौन सी है इसमें से, जो मानव के द्वारा बनाई गई है। आपको बोलना है गोविंद सागर। क्या, गोविंद सागर, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी होगा। ये गोविंद सागर जो है वो मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण सतलुज नदी पर भांगड़ा बांध के बनने के कारण हुआ था, और इनका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई। ठीक है, कौन सी भाई, तो आपको बोलना है क्या, गोमती। ठीक है, सॉरी यमुना। ठीक है, यमुना आपका राइट हो जाएगा, यमुना बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए, यमुना नदी। ठीक है, देखिए यमुना, गोमती नदी की बात करें अगर हम, तो गोमती नदी को भी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस श्रेणी में जो देखा गया है वो यमुना में ज़्यादा है। ठीक है, यमुना ज़्यादा है गोमती नदी के अकॉर्डिंग, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अयोध्या नदी की यहाँ पे बात हो रही है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है क्या, सरायू नदी। ठीक है, सॉरी सरयू नदी। राइट आंसर आपका ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली है अयोध्या, आप सभी को पता है, और सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करेंगे तो आपको बोलना है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 128 मीटर। ठीक है, 128 मीटर है, और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में धामपुर के पास रामगंगा नदी में स्थित है। ठीक है, और इसे एक नाम से और जानते हैं, आपको ये नोट कर लेना है, कालागढ़ बांध। ठीक है, कालागढ़ बांध। आपको वो अगर आपसे कोई पूछे कालागढ़ बांध किसे कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, रामगंगा को। ठीक है, कालागढ़ बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो कि बनी होती है किसकी? तो बता दीजिएगा, बेतवा नदी की। किसकी बनी होती है भाई? बेतवा नदी की बनी होती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के सीमा पर स्थित है। कौन? बेतवा नदी, याद रखिएगा। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस बांध को हम रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इस बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन उद्देश्य है सिंचाई और बिजली उत्पादन। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? भाई, उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है, कौन सी नदी है? तो बोलो आप, गंडक नदी। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग लगा देंगे सी, तो सी लगा दीजिए सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोत्तम है? नलकूप तो भाई उत्तर प्रदेश है, लेकिन ट्यूबवेल के लिए पूछा जा रहा है कि ट्यूबवेल के लिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। ट्यूबवेल से भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ही सींचते हैं। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो देश के कुल नलकूप क्षेत्र का लगभग 28% अधिक हिस्सा अकेले ही राज्य में आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? ठीक है, कितने प्रतिशत है? तो आपको बताना है भाई 30%। कितने प्रतिशत है? 30% है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ठीक है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है, तो भी बताना है भाई क्या? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए बीड़ी जो होती है बहुत ही नुकसानदायक लोग मानते हैं, और ये एक पत्ते से बना होता है। तो कौन से पत्ते से बना होता है आपको बताना है क्या? तेंदू। ठीक है, तेंदू पत्ते से बनाया जाता है बीड़ी को, और ये भारत में बीड़ी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेंदू पत्ते का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस पत्तों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि काफ़ी मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं, और इनमें आग बहुत धीमी गति से जलती है, जो बीड़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त गुण है। ठीक है, और ये पेड़ जो होते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आवंछित है? हाँ ठीक है,
क्या है भाई, 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, 7। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। यानी कि 33% से अधिक क्षेत्रफल वन जो है वो 7 है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आप लोग क्या बताएंगे भाई, ऑप्शन आप लोग डी बताएंगे, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछ रहा है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है पार्वती अरंगा रामसर स्थल, या फिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। आपको इनमें से आंसर देखकर बताना है कौन सा सही है। तो आपको बोलना है भाई क्या, सी नंबर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। ए और दोनों ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित भी है। ठीक है, तो दोनों आपका सही है, आप राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए शांडी, हरदोई, ठीक है, क्या ये सही है, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, उसके बाद बखीरा, संत कबीर नगर, ठीक है, समसपुर, रायबरेली और नवाबगंज इलाहाबाद। तो भाई कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ रहा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन डी नवाबगंज इलाहाबाद। ठीक है, नवाबगंज इलाहाबाद ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, नवाबगंज अभ्यारण्य जिसे अब हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये प्रयागराज में स्थित है, सॉरी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और बाकी के सही हैं, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है। देखिए आंवला ताप परियोजना की बात यहाँ पे की जा रही है आपसे, तो आंवला ताप विद्युत परियोजना जो है वो बरेली में स्थित है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बरेली। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और ये एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित एक गैस आधारित बिजली संयंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो आपको बताना है क्या, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ आपका राइट आंसर है। और याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अलीगढ़ तो हो सकता है बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो नैनी में भी स्थापित किया गया है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर आपका यहाँ पर आप लोग अलीगढ़ ही लगाओगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत लगाया गया था, जो प्रयागराज नैनी में लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ललितपुर ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ललितपुर ताप, क्या पूछा है भाई, ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको बोलना है बजाज ग्रुप। ठीक है, बजाज ग्रुप के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, बजाज। ठीक है, बजाज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बिड़ला समूह, बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। तो भाई रोजा आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोजा ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई बी। ठीक है, तो बी लगा लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये जो रोज़ा है, ठीक है, वो 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। ठीक है, रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रोजा नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए कोयला आधारित पूछ रहा है, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल या डारलीपाली,
तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दादरी और सिंगरौली। ठीक है, दादरी जो गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, एनटीपीसी के द्वारा एक प्रमुख विद्युत संयंत्र है जिसमें कोयला और गैस दोनों आधारित इकाई माना जाता है। ठीक है, तो और उसके अलावा सिंगरौली की बात करते हैं तो ये सोनभद्र जिले में शक्तिनगर में स्थित है। ठीक है, शक्तिनगर में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख कोयले के संयंत्रों में से एक माना जाता है। ठीक है, और यहीं पर विंध्याचल की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। डारलीपाली की बात करें तो ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। ठीक है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की बात की जा रही है तो रायबरेली बता दीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज में स्थापित है और इसे एक नाम से और भी जानते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है जो रायबरेली में स्थित है। इसका जो उद्घाटन हुआ था आधिकारिक तौर पर वो 7 नवंबर को हुआ था, 7 नवंबर 2012 को किया गया था। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, और रेल कोच फैक्ट्री जो आपको पंजाब में है। ठीक है, ये पहली है और जो रेल कोच फैक्ट्री मैंने बताया पंजाब में है वो दूसरी है। ठीक है, और ये तीसरी है। याद रखिएगा, पहली और दूसरी भी आपको याद रखना है, कहिए तो मैं नोट आप लोग को लिख के बता दूं, आप लोग नोट कर सके। ठीक है, पहली जो है वो इंटीग्रल कोच, इंटीग्रल, ठीक है, कोच फैक्ट्री, ये आपकी जो है वो वो फर्स्ट नंबर है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु पर, ये पहली है, याद रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु पर स्थित है। ओके, दूसरी कौन सी मैंने बताया, रेल कोच फैक्ट्री, दूसरी है रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है, पंजाब में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो कृत्रिम अंग भाई कानपुर में बनते हैं। ठीक है, कानपुर नगर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में की गई थी। इसका यह संस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग और अन्य सहायक अंग जैसे कि बैसाखी, ठीक है, व्हील चेयर, इन सब का निर्माण करते हैं। इसका मुख्यालय, ठीक है, कानपुर में ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाई शहर है कहाँ पर है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का, ठीक है, तो आपको बोलना है नोएडा में। कहाँ पर है भाई, नोएडा में स्थित है। ठीक है, ये भारत के प्रमुख आईटी और सॉफ्टवेयर केंद्रों में से एक माना जाता है। नोएडा में कई सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं जो वैश्विक और घरेलू कंपनियों को आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहते हैं। तो भाई कारपेट सिटी की जब बात आती है यहाँ पर तो तुरंत याद आ जाता है हमें भदोही का। यहाँ पर कारपेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिकता होगा तभी इसे कारपेट सिटी कहा जाता होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हाथ से कालीन बुनने वाला उद्योग क्लस्टर है। ठीक है, और इससे भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग भी मिल चुका है। ये कालीनों को याद रखिएगा, जीआई टैग भी इन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपको बताना है क्या, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। ठीक है, यूपीएसआईडीए का
और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है भाई, ये सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो औद्योगिक राज्य में औद्योगिक विकास, ठीक है, के निर्माण और उनके निवेश को बढ़ावा देने का कार्य करती है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो संस्था राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने में, ठीक है, और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इनकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। देखिए, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो मेरठ में स्थित है, ठीक है। मेरठ में इसे आभूषण बाजार रूप से सोने के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में, ठीक है। और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार में से एक माना जाता है इसे, ठीक है। और ये अपनी शुद्धता और कलात्मक डिज़ाइनों के लिए भी मेरठ जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। देखिए, यहाँ पर औरैया जिला की बात कर रहा है तो यहाँ पर देसी घी, ठीक है, देसी घी जो है शुद्ध देसी घी के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत औरैया जिले में दूध प्रसंस्करण और देसी घी को ही चुना गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कहाँ है। देखिए, चमड़ा व्यवसाय की अगर हम बात करेंगे तो हम याद करते हैं कानपुर को, ठीक है। कानपुर को चमड़ा आयोग के लिए चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसे लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो लेदर सिटी किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, ठीक है। उद्योग बंधु, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए हो जाएगा उद्योग बंधु, ठीक है। उद्योग बंधु सरकार का एक संगठन है जिसका मेन उद्देश्य होता है राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की अगर हम बात करते हैं यानी UPSFC, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से छोटे और मध्यम स्तर पर एक औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है। तो आपको बताना है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। और इस परियोजना का नाम क्या है, आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको बोलना है क्या, परियोजना का नाम जो है वो युट्टा डी, क्या बोलेंगे, युट्टा D1, ठीक है, इस परियोजना का नाम है। इसका स्थान ग्रेटर नोएडा, ठीक है, नॉलेज पार्क 5, ओके। इसका जो मेन उद्देश्य है वो डिजिटल बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और वैश्विक कंपनियों को डेटा स्टोरेज के लिए आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। तो आपको बताना है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में हुई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर, कब भाई, 22 सितंबर 2017 को किया था, ठीक है। याद रखिएगा, इनका मेन उद्देश्य क्या है, वाराणसी और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको शिल्पकारों के लिए दस्तकारों को अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए इन्हें मंच प्रदान करना, इनका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। देखिए, निर्यात विकास केंद्र की बात अगर कर रहा है नहीं है तो आपको बताना है क्या,
ऑप्शन डी इलाहाबाद। इलाहाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर के रूप में विकसित क्या है किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर आगरा की बात करें तो ये चमड़े के सामान और जूतों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरठ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो खेल के सम्मान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और खुर्चा में वही सबसे ज़्यादा जो बुलंदशहर इसे कहा जाता है, ये सिरेमिक यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं, जो प्रयागराज है, वर्तमान डेटा और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख निर्यात श्रेणियों के अनुसार इलाहाबाद को निर्यात विकास केंद्र की सूची में से शामिल से हटा ही दिया गया है। इन 3 शहरों को उत्पाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दीनदयाल, ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अव्यवस्थित है। कहाँ पर अव्यवस्थित है? वाराणसी में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? वाराणसी। वाराणसी आप लोग लगा लीजिए। इसका उद्घाटन भी 22 सितंबर 2017 को वाराणसी में बड़ा लालपुर में उद्घाटन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, 22 सितंबर 2017 को किया गया था। इनका मेन उद्देश्य क्या है भाई? वही चीज़ें, हस्तशिल्पियों को उनके उत्पाद के लिए, ठीक है, सहायता प्रदान करना, उनके व्यापार के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नहीं है। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? आपसे नहीं की बात पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे भाई? नहीं है। देखिए, चलिए देख लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले यहाँ पे दिया है जलेसर ढलवी घंटिया। ठीक है, ढलवी घंटिया राइट आंसर है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, ठीक है। खुर्चा मृतिका शिल्प के लिए, ये भी शायद सही ही है। ठीक है, और आपका दिया है क्या? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये नकाशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये राइट है? तो आपको बोलना है कि ऑप्शन डी आपका गलत है। ये एक जनपद उत्पाद, ठीक है, यानी कि ODOP, ठीक है, जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद के लिए, यानी कि ट्रिपल क्रॉप और गुड़ उत्पाद के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से आपको बताना है सुमेलित नहीं है। अब आप बताइए भाई, सुमेलित नहीं है। देखिए, फिरोजाबाद में तो भाई आप सभी को पता है कि चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो भारत की कांच की नगरी भी कहा जाता है। किसको? फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को हम कांच की नगरी कहते हैं, याद रखिएगा। और मुरादाबाद की अगर हम बात करते हैं तो ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पीतल नगरी कहते हैं। नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांच की नगरी। ठीक है, कांच की नगरी की बात करेंगे तो फिरोजाबाद। पीतल की नगरी की बात करेंगे, पीतल नगरी की बात करेंगे तो मुरादाबाद। अलीगढ़ की बात करेंगे, ठीक है, तो अलीगढ़ कैची गलत है। ये ताले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो कैची उद्योग के लिए ये मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है, टांडा की बात करते हैं, विद्युत करधा के उत्पाद। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अम्बेडकर नगर का टांडा क्षेत्र टेरिकॉट और विद्युत करधा उत्पादों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है गीडा है। ठीक है, गीडा क्या है भाई? गीडा की यहाँ पे बात की जा रही है आपसे। गीडा एक गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण है या गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो आपको बोलना है कि ना गंगा औद्योगिकरण है ना गाजियाबाद है, तो है कौन सा? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ठीक है, गीडा की स्थापना की अगर हम बात करें, देखिए गीडा को पूरा नाम क्या बोलते हैं, तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसे हम GIDA के नाम से भी जानते हैं। G से गोरखपुर, I से इंडस्ट्रियल, ठीक है, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 30 नवंबर को, कब की गई थी भाई? 30 नवंबर को 1989 में। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन
क्षेत्र विकास के अधिनियम से 1976 के तहत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1976 के तहत की गई थी, जिसका मेन उद्देश्य है औद्योगिक विकास को क्या है, बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो सबसे ज़्यादा अगर विकसित हुआ है भाई तो आपको बताना है पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी राइट आंसर है। ये आर्थिक रूप से सबसे अधिक उन्नत है और प्रमुख औद्योगिक केंद्र की अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, तो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, आगरा है। ये सभी बड़े पैमानों पर औद्योगिक शहर इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितने प्रतिशत है? तो भाई कितने प्रतिशत है अगर हम बात करते हैं तो आपको बता देना है क्या, 16.50%। ठीक है, 16.50%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितनी है भाई, आपको नोट कर लेना है 19.98 करोड़। ठीक है, इनकी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और भारत की कुल जो जनसंख्या है तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 20.23% का, ठीक है, क्या हुआ था भाई, वृद्धि दर्ज हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम है। 10 लाख नगरों का सही क्रम पूछा जा रहा है, तो आपको क्या बताना है भाई, ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2001 के अनुसार पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए आपका बी। ठीक है, बी होना चाहिए, कानपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। ठीक है, कानपुर लगभग कितना है तो आपको नोट कर लेना है भाई, कानपुर का 26.9 लाख कानपुर का है। लखनऊ की बात करेंगे 22.6 लाख आपका लखनऊ का है। आगरा की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको बताना है 13.2 लाख आपका आगरा का है। वाराणसी की बात करें तो आपको बताना है 12.1 लाख आपका वाराणसी का है। ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? ठीक है, 10 लाखी नगर बने, तो आपको बताना है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 1971 से 1981 में। ठीक है, 1971 से 1981 में राइट आंसर आपको बता देना है। लखनऊ इसके बाद 1981 की जनगणना में लखनऊ की जनसंख्या 10 लाख को पार कर गई और उत्तर प्रदेश का दूसरा 10 लाखी नगर बन गई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 45। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना लगभग है? तो भाई महिला आबादी का कुल 48%। ठीक है, 48% है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पुरुष की आबादी जो है वो कितनी है, तो आपको बोलना है 10.44 करोड़। ठीक है, 44 करोड़, समझ रहे हैं, यानी कि 52%, 52.29%। ठीक है, ये पुरुषों की बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अगर हम बात करेंगे लगभग, ठीक है, तो आप नोट कर लो भाई 90.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की पूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? ठीक है, 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो इलाहाबाद। ठीक है, राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे भाई, इलाहाबाद बताएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है यहाँ पर। ठीक है,
और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो आपको बोलना है न्यूनतम में मैम गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ग्रामीण सबसे कम है, ठीक है, और कुल संख्या प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जनपद है? तो सबसे बड़ा जनपद आपका है इलाहाबाद, ठीक है, सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोला गया है इसकी कुल जनसंख्या लगभग जो है, ठीक है, वो कितनी है? तो आपको बता देना है ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है। एक सेकंड, इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला आपका जो है वो मुरादा है। पहले नंबर पे तो आपका देखिए प्रयागराज है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आपका मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है। और गाज़ियाबाद जो है, गाज़ियाबाद तीसरा और लखनऊ पाँचवा, ठीक है, गाज़ियाबाद तीसरा और लखनऊ जो आपका है वो पाँचवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? ठीक है, अंतिम आंकड़ों के आधार पर पूछा गया है कि सही नहीं है, ठीक है। तो आपको बोलना है भाई क्या, यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे कह रहा है यह देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। यहाँ पर थर्ड कह रहा है इसकी 10 की वृद्धि का दर 18.54% है। इसका लिंगानुपात 912 है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से हमें बताइए कमेंट करके। आपको बोलना है कि मैम इसकी जो 10 की वृद्धि दर है वो 18.4% है, ठीक है। कितनी है भाई? 18.4%। याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन बी, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये कथन भी सही है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने का कारण, ठीक है, ये आयु वर्ग के बच्चों के लिए सबसे अधिक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की संख्या न्यूनतम है? तो भाई सबसे न्यूनतम की बात करोगे तो महोबा लगा दीजिए राइट आंसर। क्या? महोबा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल राइट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर यह बैगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजाति मुख्यतः निवास करती है तो कहाँ पर निवास करती है मुख्यतः? सोनभद्र में। क्या बताएंगे भाई? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला राज्य में ये जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। 2003 में भारत सरकार द्वारा इन समुदायों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी मिला था, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और याद रखिएगा, सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं तो आप किसे बताएंगे? सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी, ठीक है, ऊर्जा राजधानी सोनभद्र को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? कर्मा लोक नृत्य की बात कर रहा है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, तो आपको बताना है क्या? खरवार, ठीक है, खरवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा नृत्य जो है वो खरवार, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? भाई बड़ी चोटी किस जनजाति के पुरुष रखते हैं? तो बोलो कि थारू के लोग। कहाँ के लोग? थारू के लोग। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? ठीक है, बदला विवाह की प्रथा आपसे पूछा जा रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बदला विवाह की प्रथा थारू में ही पाई जाती है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आप लोग लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहा है एक्सचेंज मैरिज, है ना, एक्सचेंज मैरिज यानी बदला विवाह को विनिमय विवाह के नाम से भी जानते हैं। ये भी नोट कर लीजिए पहली पॉइंट, ठीक है। विनिमय विवाह, विनिमय विवाह किसे कहते हैं?
तो आपको बता देना है भाई बदला विवाह को हम विनिमय विवाह भी कहते हैं। ओके। और इसमें दो परिवार आपस में अपने लड़के और अपनी लड़की की अदला बदली करते हैं। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो एक परिवार की बेटी दूसरे परिवार की बहू बनती है और दूसरे परिवार की बेटी पहले परिवार में बहू बनती है। ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम है थारू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? लठ भरवा भोज आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी थारू, ऑप्शन ए थारू ही होगा। लठ भरवा भोज थारू में देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसे ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जनजाति समूह की बात करेंगे तो गोंड है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोंड। ठीक है, ये 2011 जनगणना के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो देखा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, इसमें ओझा, धूरिया, पठारी, राजगोंड इन सब भी उपजातियाँ शामिल हैं। ठीक है, थारू की अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्य रूप से राज्य के तराई क्षेत्रों में जैसे कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है तो आपको बोलना है क्या? थारू। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? देखिए, युवा ग्रह प्रथा की यहाँ पे बात की जा रही है तो भोटिया। ठीक है, भोटिया में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर डी लगा दीजिए, भोटिया। ओके, देखिए भोटिया ये प्रथा सामाजिक संस्था है। ठीक है, और अविवाहित युवक जो भी हैं, ठीक है, और युवतियाँ यानी कि लड़कियाँ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, और भोटिया जनजाति में युवा ग्रह को रंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर यह रंग भंग की बात यहाँ पे कोई की तो याद रख लीजिएगा कि यंग भंग मतलब क्या, आपको बताना है युवा ग्रह। ठीक है, और आधुनिकता के प्रभाव के कारण ये प्रथा धीरे धीरे अब कम हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या होती है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स 100। ठीक है, 100 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? ठीक है, कब पारित हुआ? 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया था तो कब पारित हुआ था? आपको बताना 21 नवंबर 2011 को। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन कौन से 4 भागों में डिवाइड किया गया है तो बता देना है। पहला जो है वो आपका पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल। दूसरा आपका कौन सा है? पश्चिम प्रदेश। क्या बताएंगे मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? पश्चिम प्रदेश। दूसरा आपका है पश्चिम प्रदेश। तीसरा आपका है, ठीक है, तीसरा आपका है अवध प्रदेश। क्या बताएंगे? तीसरा है आपका अवध प्रदेश, अवध प्रदेश। चौथा है आपका बुंदेलखंड। क्या? बुंदेलखंड। चौथा बुंदेलखंड। चारों आपको याद रखना है, बुंदेलखंड। ठीक है, चारों याद रखिएगा आप सब लोग। 21 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश में ध्वनि मत से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 403 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 403। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, तो आपको बताना है क्या? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के ही कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री हैं। 26 जनवरी कब?
26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और उसके साथ साथ इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी, राजनीतिक थे ये, और इन्हें सम्मानित भी किया गया है। चंद्रभान गुप्ता, ठीक है, चंद्रभान गुप्ता जी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन प्रथम नहीं है, लेकिन 3 बार रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। टीवी राजेश्वर, ठीक है, ये भी पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ये रह चुके हैं, टीवी राजेश्वर, ठीक है। कन्हैया मणिकलाल मुंशी की बात अगर हम करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 8 मार्च 1952 को, ठीक है, 8 मार्च 1952 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रथम गठन हुआ था, ठीक है, वो 8 मार्च 1952 को हुआ था और प्रथम जो बैठक हुई थी वो 19 मई 1952 में, ठीक है, 19 मई 1952 में प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। और 20 मई को, कुछ स्रोतों ने 20 मई को ही बोला है, लेकिन जो देखा गया है वो 19 मई को ही आप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको बताना है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री मैंने बताया था गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के मुख्यमंत्री, मतलब प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और यह गठन 1951 से 52 के पहले आम चुनाव के बाद, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया था। तीनों चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री कौन बना? उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री की बात की जा रही है आपसे, तो आपको बोलना है क्या भाई? 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले सुश्री मायावती हैं, ठीक है, सुश्री मायावती राइट आंसर है। 1995 में, ठीक है, 1997 में, 2002 से 3 में, 2007 से 12 में, ठीक है, 12 में। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। मुलायम सिंह यादव ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा मुलायम सिंह भी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नारायण तिवारी ये भी 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। कल्याण सिंह ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी 2026 में हैं। लगातार 2 कार्यकाल है और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बना लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था आपको बताना है भाई। क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 1975 में, ठीक है। 1975 के तहत इस पद की स्थापना की गई थी। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति वी शंभर दयाल, क्या भाई? वी शंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, ठीक है, लोकायुक्त थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था, तो वो कौन थे भाई? जो विधानसभा के अध्यक्ष थे लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम भी किया था। तो आपको बताना है क्या? श्री बनारसी दास, क्या? श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र दोनों थे। श्री बनारसी दास, श्रीपति मिश्र ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर और स्पीकर दोनों को पद को संभाला था, ठीक है। श्री बनारसी दास जो थे वो 1977
ठीक है। 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद 1979 से 1980 तक, ठीक है, मुख्यमंत्री भी ये बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया है? तो 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड, ठीक है, प्रोविंस का गठन हुआ था, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये वही समय था जहां राज्य पहली बार प्रशासनिक रूप से इस स्वरूप को अस्तित्व में लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 का इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसीलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, 9 नवंबर 2005, ये तिथि गलत है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 9 नवंबर 2005 की बात कर रहे हैं। 2 जून 1960 में, ठीक है, ये तेलंगाना बना था। 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना बना था। ठीक है, और 5 सितंबर 1945, ये तिथि भी बिल्कुल रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उत्तर प्रदेश के गठन के संदर्भ में ये रॉन्ग है, इसमें कोई डेट में कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कभी भी नहीं रहा, तो नाम भाई किस लिए दे दिए हो यहाँ पर इसका? ठीक है, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा। ND तिवारी, ND तिवारी जी होते हैं, वो कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं बने, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं ये। ठीक है, दोनों के मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल तो नहीं बने भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तो नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं 2007 से 2009 तक। 7 से 9 तक राज्यपाल हैं। ठीक है, मोतीलाल वोरा की बात हम करें तो मोतीलाल वोरा ये 1993 से लेकर 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। वीवी गिरी भी 1957 से लेकर 1960 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, रोमेश भंडारी जो थे वो भी 1996 से लेकर 1998 तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद को भी संभाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्य में टोटल लगभग 52,000 ग्राम पंचायत है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन था? देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है क्या? विश्वंभर दयाल। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? विश्वंभर दयाल जी, बिल्कुल राइट है, डी है जो प्रथम लोकायुक्त बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है? राज्यपाल की बात यहाँ पे की जा रही है जो कभी भी नहीं संभाला है, तो आपको बता देना है भाई, वो श्री चंद्र भानु गुप्ता जी हैं, इसीलिए टॉप पे रखे हैं इनको हम। ओके, श्री चंद्र भानु गुप्ता हैं। ठीक है, इन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार कार्य किया, लेकिन कभी भी राज्यपाल नहीं बने हैं। श्री HP मोती की बात करें, HP मोती जी का होम सजी परोशा मोदी इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1949, ठीक है, 1949 1949
से 1952 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है, कन्हैया लाल की बात करें तो इन्होंने भी 52 से, ठीक है, 52 से 57 तक कार्य किए हैं। उसके बाद बरगुला रामकृष्ण जी की बात करें तो ये भी चले आए 60 से 62 तक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है आपको बताना है। 24 जनवरी को। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो 24 जनवरी है, तो बिल्कुल राइट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? तो पहला राज्यपाल जो बने थे वो होरमा सजी फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है, जो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद बने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? भाई विधानसभा अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आपको बता देना है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, जो क्या थे भाई, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका जो कार्यकाल था वो 31 जुलाई से, ठीक है, 31 जुलाई से लेकर 1937 से 1950 तक, 1937 से 1950 तक इनका कार्यकाल था। उन्होंने स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश भारत में, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में दोनों समय इस पद की जिम्मेदारी को संभाला था। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रथम निर्वाचित विधानसभा 1952 में आत्मा राम गोविंद खेर थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम दास टंडन का ही नाम आता है। ठीक है, क्योंकि वे 1950 तक पद पर रहे हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो भाई सबसे जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है वो प्रयागराज में है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? ठीक है, प्रथम सभापति के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बता देना है चंद्रभाल। राइट आंसर ऑप्शन सी बता दीजिए, चंद्रभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में टोटल जो सीटें हैं वो 31 है, तो भाई बता दीजिए 31 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन है? देखिए राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष की बात अगर की जाएगी आपसे तो आपको बोलना है मुख्य सचिव। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति का कौन होता है? ठीक है, कुलाधिपति कौन होता है उत्तर प्रदेश में राज्य का? तो आपको बोलना है भाई कौन होता है, राज्यपाल होता है, इसलिए राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1866 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ था? देखिए स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपको बोलना है 1916 में, तो राइट आंसर भी आपका हो जाएगा क्या, 1916 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली की बात यहाँ पे की जा रही है कि कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको बोलना है 1961। ठीक है, 1961 से 62 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 15 अगस्त को 1949 में, 15 अगस्त 1949 से शुरू हुई थी और वर्तमान त्रिस्तरीय रूप में नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो 2002 में। राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन बी बताएंगे, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो कब किया गया था भाई? 2005 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 2005 की धारा 15 के तहत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? डी, यानी कि लॉर्ड रिबन। ठीक है, लॉर्ड रिबन जो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हें माना जाता है। ठीक है, और इनका बहुत सारे ठीक है कारण हैं। चलिए एक एक चीज़ हम आपको बताते हैं यहाँ पर। देखिए 1882 में 1882 में स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए थे जिसे हम स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, उन्होंने स्थानीय बोर्ड की स्थापना की ताकि जमीनी स्तर पर प्रशासन में भारतीय की भागीदारी बढ़ सके, इसीलिए इन्होंने ठीक है स्थानीय बोर्ड की स्थापना की थी। इनका जो मेन उद्देश्य था वो राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा प्रदान करना, ना कि प्रशासनिक स्वच्छता में सुधार करना। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और भारत में पहले वायसराय जो था ठीक है वो 1858 से लेकर 1862 ठीक है 62 तक था। लॉर्ड मेयो की बात अगर हम करते हैं तो ये 1870 में वृत्ति केंद्रीकरण की शुरुआत की थी और व्यापक स्थानीय स्वशासन का श्रेय रिबन भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी इन्हें रेलवे डॉक और टेलीग्राम की शुरुआत किए जाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कब कराया था? 2 अक्टूबर 1959 में और गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है ना भाई, तो गांधी जी की जयंती के अवसर पर कराया था। और इसका उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुआ था, याद रखिएगा। जिनका मेन उद्देश्य था ग्राम स्वराज सपने को साकार करने का। ठीक है, और सत्ता और विकेंद्रीकरण ठीक है करने के लिए इसकी नींव रखी थी इन्होंने। चलिए आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है NR नारायण मूर्ति समिति। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति, इस समिति में पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय यानी कि 2 टायर मॉडल की सिफारिश की। ठीक है, और LM सीगवी समिति में 1986 में ठीक है कब भाई 1986 में इस समिति ने पंचायतों को दर्जा देने और उन्हें सशक्त बनाने में सिफारिश की। ठीक है, उसके अलावा GVK राव समिति ठीक है इस समिति में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला है। ठीक है, उसके बाद NR नारायण मूर्ति के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो PV नरसिम्हा राव। ठीक है, उस टाइम PV नरसिम्हा राव बने। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
73वां संशोधन जो 1992 में, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था, ठीक है। और 74वां संशोधन जो हुआ था वो भी 1992 में हुआ था, ठीक है, लेकिन वो नगर पालिका से संबंधित था, ठीक है। इन दोनों संसाधनों को संसद द्वारा 1952 था शायद, 1952 में पारित किया और 1993 में, ठीक है, 1952 में पारित किया, 1993 में इन्होंने लागू कर दिया, ठीक है, 1993 में लागू कर दिया। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 88। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? तो आपको बताना है अनुच्छेद 243, ठीक है, अनुच्छेद 243। इसमें पंचायत और ग्राम सभा जैसी परिभाषाएं दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 243 बी होगा। याद रखिएगा ये भी, ठीक है। और अनुच्छेद 243 ए की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए में क्या है कि ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य से संबंधित, ठीक है, कार्य से संबंधित ये अनुच्छेद 243 ए में है, ठीक है। अनुच्छेद 2043 बी में मैंने आपको बताया, ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243, ठीक है, डी की अगर हम बात करते हैं, इसमें ग्राम पंचायतों में सीटों के आरक्षण के लिए, ठीक है। और 243 अनुच्छेद की बात करें तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इन दोनों के लिए परिभाषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल हो, ठीक है। तो कहाँ पर शामिल होते हैं सभी व्यक्ति? ग्राम सभा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का? ऑप्शन बी, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना है? तो भाई ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, तो भाई संशोधन की बात कर रहे हैं, पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण सुनिश्चित किया गया है वो 73वां संवैधानिक संशोधन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो सीटों के आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया है अभी मैंने आपको बताया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 यानी कि डी। ठीक है, 243 डी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 सीट महिलाएं के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक 94 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको देखने को मिला होगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है और कंटेंट आपको कैसा मिल रहा है। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, ठीक है, यूपी कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम के लिए जीके प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, फिर से पढ़ लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 243 वन के अनुसार, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 वन के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के चुनाव से संबंधित था? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अनुच्छेद 200 क्या हो जाएगा? 43 के
राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी पहले ही बता दीजिए। देखिए ये पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, तो इसलिए आपका एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है, ठीक है, तो 243 के हो जाएगा आपका राइट आंसर। 243 एक वन की बात करें तो ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग से गठन से संबंधित है, ठीक है। वहीं पर अगर हम 243 बी की बात करें तो ये पंचायतों के गठन से संबंधित ये भी है, ठीक है। और 46 की बात अगर हम करेंगे, 46 की बात अगर हम करते हैं आपसे, तो ये संसद और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाई जाने वाली विधियों एवं विषय वस्तु से संबंधित है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकों की शक्तियां और जिम्मेदारी संबंधित प्रावधान है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची। इसे 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ और उनके कार्य से संबंधित ये 73वां संशोधन होगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची जो आपकी है वो केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? देखिए 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के जो नेता थे, ठीक है, वो खान बहादुर खान थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खान बहादुर खान, ठीक है। और ये बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किए। वे रोहिला वंश के वंशज थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन खिलाफ बरेली में अपना सरकार भी स्थापित किया था। वहीं पर नाना साहब जी की बात हो रही है, इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। हजरत महल जी हैं, ये लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह की बात करें तो जगदीशपुर में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। ये चारों ऑप्शन का मैंने आपको बताया, ये चारों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इखलास खान को रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो बदायूं में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपको ध्यान से देखना है कि इसका आपका जो आंसर होगा वो मेरठ होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होना चाहिए, मेरठ 10 मई 1857, ठीक है। और याद रखिएगा बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा विद्रोह को चिंगारी पहले ही सुलझाई जा चुकी थी, लेकिन इसका जो आरंभ हुआ था वो 1857 में हुआ था, ठीक है, 10 मई 1857 को। और चिंगारी जो लगाई गई थी वो 29 मार्च को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने है और इन सभी का आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपको बताना है शाहजहाँ। क्या बताना है? शाहजहाँ बताना है, ठीक है। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान, ठीक है, शाहजहाँ ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया। इनकी उपाधि थी, ये एक प्रखंड विद्वान थे जो प्रशंसा में कवींद्र कल्पतरु जैसी रचनाएं भी लिखा करते थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो बिल्कुल आप पीडीएफ ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर अनिल स्टडी पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे पेड कोर्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए। मात्र 49 रुपये में आपको ऑल पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। 49 रुपये में आपको लेना पड़ेगा पीडीएफ को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए कंटेंट है, और भी आपको ऐसे कंटेंट वहाँ पे मिलेंगे और भी क्लासेस मिलेंगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जितनी जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है।